बिल्कुल। ये 2 स्टेप हुए थे, जो लोग नहीं थे, ठीक है, और जो लोग थे, सभी लोग एक बात का खाली ख्याल रखें, सारा वर्किंग रूल किस प्रोसेस पर चल रहा है। जैसे मान लो मुझको अभी मैं और आगे दिखाता हूँ, पहले पुराना वाला एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं जो भूला हुआ है। मान लो मुझे प्रॉब्लम दी जाती है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn। ये अगर मुझको प्रॉब्लम दी जाती है और साथ में कहा जाता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख दिया जाए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn इज लेस देन आर इक्वल टू b1। अगला इसी तरह से a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn लेस देन आर इक्वल टू b2। और ये काम ऐसे ही चलते चलते an1 x1 m1 am1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a mn xn लेस देन आर इक्वल टू bn। और एक नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन कि आपके जितने वेरिएबल हैं या तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी या तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम दी गई है और इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो मेरा सबसे पहला काम होगा इस दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि पहला स्टेप था। सबसे पहला वर्किंग रूल में सारी बातें हो चुकी हैं, छूटा कुछ नहीं है, जिनका छूटा भी होगा सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहां से सारे लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहला काम होगा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? मैक्सिमाइजेशन में। तो प्रॉब्लम को मैक्सिमा में कन्वर्ट करेंगे। अगर दी गई प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मैक्सिमा की है तो हम काम आगे बढ़ाएंगे। अगला काम ये होगा जो आपको कांस्टेंट दिए गए हैं, ये कांस्टेंट जो कि लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप में लिखे गए हैं, सबसे पहला काम होगा इसमें से हर एक कांस्टेंट को इक्वलिटी में चेंज कर देना। अभी जो इनइक्वलिटी में लिखा गया है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इक्वलिटी में। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। पहला वेरिएबल कौन सा था मेरा? स्लैक वेरिएबल, स्लैक। दूसरा कौन सा था? सरप्लस वेरिएबल। और तीसरा था आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये तीसरा था। इन 3 कांस्टेंट का इस्तेमाल करके जिसकी जरूरत होगी उसे इस्तेमाल करेंगे और दी गई इनइक्वलिटी को चेंज कर देंगे किसमें? इक्वलिटी में। अगर आपकी इक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की है, सबसे पहली निगाह तो इधर पड़ेगी b1 b2 b3 bm। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव है तो जिस कांस्टेंट में ये नेगेटिव आ रहा है उस कांस्टेंट में -1 का मल्टीप्लाई करके पहले उसको क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। और -1 का मल्टीप्लाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो इनइक्वलिटी है इसका साइन चेंज होगा। अगर लेस देन टाइप की है और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन टाइप की है माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका ख्याल रखेंगे। एक बार जब राइट साइड में लिखे गए सारे के सारे कांस्टेंट पॉजिटिव हो गए तो मेरा अगला काम यही होता है अब इस इनइक्वलिटी को कहां बनाना? इक्वलिटी में। जो आपकी इनइक्वलिटी लेस देन टाइप की है उसमें स्लैक वेरिएबल को ऐड करो। स्लैक वेरिएबल में ऐड करने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इक्वलिटी में। ये कुछ ऐसा है जैसे हम लिखें 2x1 प्लस 3x2 प्लस 9x3 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अभी गौर करो फील क्या है? फील ये है ये क्वांटिटी कुछ कम है और राइट साइड वाला कुछ ज्यादा है। फील तो यही है। तो जो कुछ कम है उसको ज्यादा वाले के बराबर लाना है तो इसमें कुछ जोड़ दो वो उसके बराबर आ जाएगा। जो जोड़ेंगे वो मेरा स्लैक वेरिएबल होगा प्लस s1। और जैसे मैंने प्लस s1 किया ये इनइक्वलिटी खत्म, ये क्या बन जाएगा? इक्वलिटी। अगर ऐसा हुआ कि यही कांस्टेंट ऐसा लिख दिया जाए 3x1 प्लस 4x2 माइनस 9x3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 लिख दें। अभी राइट साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो अगला कोई काम तो होगा नहीं। अब सीधे एक काम करेंगे, ग्रेटर देन मतलब ये लोग ज्यादा हैं और वो कम है तो ज्यादा वाले को कम के बराबर करना। इसमें से कुछ घटा दो, जो घटाएंगे वो मेरा कौन होगा? सरप्लस। अगर उधर इस वक्त किया तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं? S2 कर दे रहे हैं। लेकिन जब सरप्लस आएगा तो सरप्लस अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक आर्टिफिशियल को लेकर के आएगा। तो हम इसके साथ ही एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बैठा देंगे और अब ये इनइक्वलिटी किसमें बदल जाएगी? इक्वलिटी में। ये सारी बातें बहुत डीपली हो चुकी है, कुछ नहीं पुराना है, टेंशन ना लो, कूल माइंड में बैठो, सब पुराना है, नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, आता ही नहीं नया हमको। ठीक है, ये अगला काम हुआ कि ये जितनी भी इनइक्वलिटी थी स्लैक का, सरप्लस का, आर्टिफिशियल का, अगर ऑलरेडी इक्वल टाइप का है, ऑलरेडी इक्वल है तो ना तो स्लैक लगेगा ना तो सरप्लस। अब केवल और केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक टूल के तौर पर क्या लगा दो? आर्टिफिशियल लगा।
बस इतना। तो स्लैश सरप्लस आर्टिफिशियल 3 टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल करके जो भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की इक्वलिटी है उसको इक्वलिटी में चेंज कर देंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और जब ये सारा काम हो गया उसके बाद हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फिर बताएंगे। पता है तुम पूरा वर्किंग रूल ना पढ़ो, केवल न्यूमेरिकल लगाना सीख लो, सारा काम हो जाएगा। वर्किंग रूल इसलिए पढ़ा जाता है, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल सामने आ रही है, उनमें जो जो थ्योरी जहां जहां फंस रही वर्किंग रूल में वो सारी बात लिख दी जाती है। तो अगर टीचर सामने ना हो तो आप फंस गए कहीं पर लगाते रहे, वर्किंग रूल के पास हो, देखो अब क्या होने वाला है। ये हुआ तो क्या हुआ, केस स्टडी जो होती है वही आपका वर्किंग रूल है। आप केस स्टडी कर लो, फला चीज होगी तो हम क्या करेंगे, फला होगी तो क्या करेंगे। जैसे आप साइकिल चलाना सीख लो, साइकिल चलाना सीखते सीखते बगल में पापा दौड़ रहे हैं, वो गद्दी पकड़ करके दौड़ रहे हैं, तो वो बताते रहते हैं हैंडल सीधे रखा, हैंडल सीधे रखा, आप हैंडल सीधे रख के दौड़ रहे हो। सडनली पापा ना रहे, पापा कहीं चले जाए, अब उसके बाद क्या होगा, अब आप हैंडल सीधी रखो, टेढ़ी रखो, कौन बताएगा। तो पापा पहले ही पूरा एक बुकलेट में लिख करके जाए। साइकिल चलाते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात होती है, अगर पापा फिजिक्स जानते हैं तो हैंडल आपको सीधी रखनी है, गद्दी पर आपको बैठना, ना कि आपके पैर को गद्दी पर बैठना है। कुल मिलाकर के हर बात आपको एक करीने से सजा करके दे दी। ये वर्किंग रूल इसलिए दिया जाता है जिससे आप न्यूमेरिकल लगाने के दौरान कोई नया केस फंसता है तो उस केस को तुरंत रिसॉल्व कर लो। आई बात है समझ में। तो ये पूरी थ्योरी वर्किंग रूल इसीलिए थर्ड ईयर ना। तो फिर अच्छा, तो बच्चे हमारे हाथ में चौक लगा हुआ है, यहीं पर थोड़ा सा बड़ा पीस लेना बच्चे, 2 मिनट। अगला काम सुनो, ये इतना काम होने के बाद हम एक टेबल सॉल्यूशन सेटअप करते हैं। जो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप होता है उसमें हम एक टेबल बनाते हैं। अगर टेबल का किसी को पहला कॉलम याद हो तो टेबल का पहला कॉलम क्या होता था, सीबी होता था। याद आया, कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल। टेंशन ना लो, जो लोग नहीं पढ़े बिल्कुल टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल उठाएंगे सब समझ आएगा। ये वर्किंग रूल तो छोड़ ही दो, ये तो समझ लो बस खाली हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग आ जाओ तो ही सवाल कर पाए, बस ऐसा। एक ये सीबी हुआ, सीबी का मतलब कोफिशिएंट, सी फॉर कोफिशिएंट, बी फॉर बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट इस कॉलम में रखे जाएंगे, वो कौन होगा, सीबी होगा। अगला कॉलम कौन होगा, अगला कॉलम कैपिटल बी, वेरिएबल इन बेसिस। उन वेरिएबल को लिखा जाएगा जो वेरिएबल बेसिस में मौजूद हैं, उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक, फिर अगला कॉलम कौन होगा, स्मॉल बी। स्मॉल बी का मतलब एक्स बी। जो आपके बेसिक वेरिएबल आ रहे हैं, इधर उन बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट चढ़ेंगे, इधर आपके बेसिक वेरिएबल चढ़ेंगे और इधर उन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू चढ़ेगी। क्लियर होगा। इसके बाद मेरे पास जितने वेरिएबल हैं धीरे धीरे उनको यहाँ से ला देंगे, x1 x2 सो ऑन xn। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, जो आपके कांस्टेंट दिए गए हैं, कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट कितना है, a11, तो यहाँ लिख देंगे कितना, a11। अगले में कौन है, a21, जस्ट नीचे a21, चलते चलते am1। इसी तरह से ये x2 का कोफिशिएंट पहले कांस्टेंट में पहली वाली होगी, x2 का कोफिशिएंट दूसरे में दूसरे वाले में। ये पूरा सॉल्यूशन सेटअप कर देंगे, कितना हो गया। इसके बाद फिर आगे स्लैश सर्कस वाला भी लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो XB अपॉन B कैलकुलेट करेंगे। टेबल में नहीं बनाएंगे, टेबल में नहीं बनाएंगे, वो हम कहे हुए थे पढ़ाते वक्त भी कि यहाँ एक कॉलम और जुड़ेगा, वो न्यूमेरिकल करते वक्त जोड़ दिया जाएगा। ये मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉलम होता है। ये जितना कुछ निकल करके आए इसके ऊपर कौन होगा, CJ। CJ का मतलब यही वेरिएबल जो है, इन वेरिएबल का कोफिशिएंट लेकिन कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो यहाँ पर रखा जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ZJ। अब यही निकाल रहे हैं CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। जितने CJ माइनस ZJ आए उन्हीं के आधार पर ये बात लिखी जाती है। तो अगर आपके जितने CJ माइनस ZJ आ रहे हैं वो सारे के सारे CJ माइनस ZJ या तो नेगेटिव हो या तो कैसे हो, 0 हो, तो आप कहते हो मुझको जो सोल्यूशन मिला है यही सोल्यूशन मेरा बेस्ट सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन बेस्ट नहीं बन सकता है। फिलहाल के केस में होते और भी हैं, एक से ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी होंगे, वो भी केस हम डील करेंगे। अभी की तारीख की हम बात कर रहे हैं। जो मेरे पास अगर सारे के सारे CJ माइनस ZJ आइदर नेगेटिव और 0 आ गए तो हम एक लाइन में बात लिख देंगे, करेक्ट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, वो मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि कम से कम कोई एक CJ माइनस ZJ पॉजिटिव आ जाता है। जो CJ माइनस ZJ पॉजिटिव आया है उस CJ माइनस ZJ के पास जाओ और उसके ऊपर दौड़ जाओ कोफिशिएंट वाले कॉलम में, देखो क्या कोफिशिएंट वाले कॉलम में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बची हुई है या नहीं। अगर कोई पॉजिटिव कोफिशिएंट नहीं नजर आ रहा है, सारे के सारे AI के कोफिशिएंट कैसे हैं, नेगेटिव,
तो आप बोल दो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, अनबाउंडेड। मतलब अब ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है ना, तो प्रॉफिट इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम आपकी कैसे लिखें, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे लिखना थर्ड। यहां से अब नया वर्किंग रूल शुरू हो रहा है, उसी के आगे से तीसरा लिखना, इफ एट लीस्ट वन, थर्ड लिखना, थर्ड, इफ एट लीस्ट वन, इफ एट लीस्ट वन Cj माइनस Zj ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा हो कि कम से कम एक Cj माइनस Zj आपका कैसा रहे, पॉजिटिव बना रहे, एंड ईच ऑफ दीज has at least one positive element, at least one positive element, that is अर्थात Aij for some row, आपके जितने Cj माइनस Zj आ रहे हैं उनमें से कम कोई एक Cj माइनस Zj आपका कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक बार जैसे मान लो हमने यहाँ किया C3 माइनस Z3, ये मेरे पास आ गया मान लो 5, बाकी सारे नेगेटिव हैं और ये कितना आ गया 5 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो आप इसके ऊपर जो कॉलम मौजूद है उस कॉलम में आप दौड़ जाओ, ये चौथा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा, तो तीसरे कॉलम में पहली रो, तीसरे कॉलम में दूसरी रो, तीसरे कॉलम में तीसरी रो, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगला कौन होगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अगला कौन होगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही ऑन। इनमें से जो आपके कोफिशिएंट लगे हैं उनमें से कम कोई एक कोफिशिएंट आपका कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जैसे आपका एक कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तुरंत आप यहां पर कैलकुलेट करोगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। वो होता क्या है, जो इधर का आपका वैल्यू का कॉलम होगा XB कॉलम, उस XB कॉलम को आप डिवाइड कर दोगे किससे, इस वेरिएबल से। जो वेरिएबल जैसे यहाँ पर मान लो वेरिएबल कौन होगा x3, तो XB अपॉन x3, ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि आप वेरिएबल से आप डिवाइड नहीं करोगे। एक्चुअल क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ सामने वैल्यू मिली मुझको B1, यहाँ सामने वैल्यू कितनी आई B2, यहाँ वैल्यू कितनी आई B3, 3 लोग थे और ये तीनों लोग पॉजिटिव हैं। मान लिया मैंने तीनों पॉजिटिव, अपना दिन बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक तो ये पॉजिटिव आया, ऊपर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गए, तो अब अगला काम हम ये करेंगे B1 डिवाइडेड बाई A13, B1 डिवाइडेड बाई A13, B2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा A23, इसी तरह B3 डिवाइडेड बाई A33। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव या जीरो हुआ, अगर इन तीनों में से कोई भी नेगेटिव या जीरो हुआ तो उससे डिवाइड नहीं लगाया जाएगा, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ना तो आप जीरो से डिवाइड करोगे, ना तो आप नेगेटिव से डिवाइड करोगे, आप केवल किस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव से। अब ये जो आपने डिवाइड करके रेशियो निकाले हैं, इनमें से आप चुनो सबसे छोटा रेशियो कौन है, वो आपका होता है मिनिमम रेशियो। जो मिनिमम रेशियो होगा ना, उसी रेशियो को सिलेक्ट करो। जैसे ये मिनिमम हुआ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके ठीक सामने लौट करके आओ, देखो बेसिस में कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ था, आप उस वेरिएबल को बेसिस से बाहर करो। तो ये जो आपका मिनिमम एक्सचेंज रेशियो होता है, ये आपको आउटगोइंग वेक्टर देता है कि कौन सा वेरिएबल होगा जो बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा। तो अगर बेसिस को छोड़ करके कोई गया तो बेसिस में एक जगह खाली हो गई कि नहीं, कैविटी क्रिएट हो गई, तो कौन बेसिस में एंटर करेगा, वो बेसिस में एंटर करेगा जिसके लिए Cj माइनस Zj लार्जेस्ट पॉजिटिव होगा। जैसे C3 माइनस Z3 ही मान लो लार्जेस्ट पॉजिटिव है, तो इसके ठीक ऊपर कौन सा वेरिएबल बैठा होगा x3, तो बेसिस में x3 क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। क्लियर है ये बातें? वापस सुनना, हम Cj माइनस Zj कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरा कोई Cj माइनस Zj पॉजिटिव आ जाता है तो हम एक पॉजिटिव आता है तो वही चुन लेंगे, एक से ज्यादा पॉजिटिव आते हैं तो उसमें से लार्जेस्ट पॉजिटिव को चुना जाएगा जो सबसे बड़ा होगा। जैसे एक Cj माइनस Zj 5 आया, एक Cj माइनस Zj 8 आया, तो कौन सा चुनेंगे, 8 वाला जो लार्जेस्ट पॉजिटिव, ये चुना। इसके ठीक ऊपर जो वेरिएबल बैठा हुआ है उसे चेक करो,
वही वेरिएबल बेसिस में जाएगा। लेकिन अगर वो वेरिएबल बेसिस में जाना चाहता है तो बेसिस में जगह खाली करानी पड़ेगी। जगह कौन खाली कराएगा? मिनिमम एक्सचेंज रेशियो करवाएगा। ये जो आपका 8 आया हुआ है इसके ऊपर कॉलम में चलो, कॉलम में देखो कौन कौन सा कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है उस कोफिशिएंट से इधर वाली वैल्यू bi को आप डिवाइड लगाओ। जो रेशियो मिनिमम होगा उसके ठीक सामने बैठा हुआ वेरिएबल बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा। जिन बच्ची खोपड़ी ना खुजाओ, फुल समझ में आएगा। पता है ये दिक्कत यही चीज होती है ना, क्लास बड़ी रिदम में आनी चाहिए, इसीलिए क्लास रिदम में आनी चाहिए। कई दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, कितना? दीपावली पहले मिले थे, दीपावली के पहले मिले थे और दीपावली के बाद अब मिल रहे हैं। और हफ्ते में कई बार मिलते हैं? एक बार ना। और क्लास का रिदम बनता नहीं, 6 दिन में क्लास का रिदम टूट जाता है, हफ्ते में एक ही दिन मिलते हैं हम लोग। इसीलिए कह रहे ना, इसीलिए ना मेरे साथ पढ़ाई करो, हम डेली पढ़ा देंगे डेली, लेकिन मेरे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे साथ पढ़ाई करने का सेंस यही है, हम डेली लेक्चर बनाएंगे। रात को 10 से 11, 11 12 जग करके लेक्चर बनाएंगे, हम डेली पढ़ाएंगे। लेकिन वो लेक्चर फिर कंप्लीट करो। जब हम मिले एक हफ्ते के बाद अपनी इस क्लास में तो मुझको पता रहे कि मैंने पढ़ाया, तुमको पता लगा कि तुम्हें पढ़ने में आया। जो नहीं समझ में आ रहा मार्क करके रखो, उस क्लास को कुर्बान कर देंगे उसी को समझाने पे। एक तो वैसे एकदम डीपली पढ़ाएंगे बिल्कुल समझ में आ जाए, लेकिन हफ्ते की एक क्लास को मान करके चलो, हमेशा यही होगा। एक हफ्ते के बाद तुम हमसे टकराओगे, एक हफ्ते में तुम सारा वर्किंग रूल भूल चुके हो, क्योंकि तुम रियल पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, एनए पढ़ रहे हो, सारा पेपर तो खुला है। फिजिक्स भी खुला है तो 3 पेपर 4 उनके खुल गए, 4 इधर के खुल गए, 4 4 8 पेपर खुल गए। तुम्हारा दिमाग वही 100 ग्राम था, तब कहाँ चल पाएगा? दीपावली कब थी? 24 को। अपने लोग उसके पहले वाली क्लास में मिले थे, ठीक है? कब मिले थे? 22। आज क्या तारीख है? 5। आज 5 तारीख है, तो 22 8 30 1 31 8 1 9 और 5 13 13 ही तो हो गई क्लास। 13 ही हो गई क्लास। और क्या? हाँ कौन हो रही है और हम लोग खा रहे हैं, तभी तो वहीं से बुझा रही हैं। खैर घबराओ, तेरा ही वही नहीं होने पाएगी। अभी मंत्र मार करके जिंदा करते हैं, समझ आएगा। वर्किंग रूल एक बार खत्म हो जाए न्यूमेरिकल समझ में आएगा, क्योंकि अब वर्किंग रूल का तो रिदम टूट गया, तो इसलिए वो दिक्कत तो देगा। चलो लिखना, सुनो ये हुआ ना, इफ एटलीस्ट 1 Cj माइनस जेड ग्रेटर देन 0, अगर कम से कम एक भी Cj माइनस जेड ग्रेटर देन 0 हुआ, एंड और साथ ही साथ ये एंड है, साथ ही साथ ईच ऑफ दीज हैज एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट aij रखे, कम से कम एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट रखे, तो ऐसे में किसी रो के लिए रखे, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अभी आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ है, अब इस सॉल्यूशन में सुधार की गुंजाइश बाकी है, और जो सुधार कर सकते हो वो अगली टेबल में किया जाएगा। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट इंप्रूवमेंट इन सॉल्यूशन, इंप्रूवमेंट इन कैपिटल Z पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यानी जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गोल, उस गोल में सुधार की गुंजाइश बाकी है। ये बात इस बात की गवाही है। हाँ उसी में, implies that improvement in Z possible, उसी में लिखना। ठीक, 4 5 6 3 स्टेप और बस, 3 स्टेप के बाद काम हो जाएगा। 3 स्टेप बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा। मिटाया जाए कुछ? अब तुम लोग इतने महान हो कि 2 लेक्चर दिए भी तो तुम लोग कंप्लीट नहीं करते। अब हो गया ना, जब आए तो नहीं हुआ ना, ये नहीं बात। सर ये है उजाला, कौन है? ये उजाला है सर, बुक वाला आप ढूंढ रहे थे ना। अच्छा किताब, तुम्हारी किताब है ना? हाँ, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला और किताब छोड़ के कहीं और चला जाता, ये कैसे पॉसिबल है? किताब का ना छोड़ो। चलो स्टेप 4 लिखो, सेलेक्ट द वेरिएबल। स्टेप 4 में हेडिंग आना, सेलेक्ट द, या कुछ नहीं हेडिंग निकालो, सीधे लिखो। हम वो वेरिएबल सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना जो बेसिस में एंटर करेगा। जो Cj माइनस जेड लार्जेस्ट पॉजिटिव होगा उसी के सामने, उसी के ठीक ऊपर बैठा हुआ वेरिएबल सेलेक्ट किया जाएगा बेसिस में एंटर करने के लिए। ठीक, लिखना इस बात को, लिखना। इन केस 3, तीसरे वाले केस में ही चर्चा होगी इस बात की। इन केस 3, ठीक, इन केस 3
या इन से अच्छा तो ये होता है ना, इफ केस 3 होल्ड, इफ केस 3 होल्ड, इफ का केस 3 होल्ड, अगर ये तीसरा वाला केस होल्ड कर जाता है, इफ केस 3 होल्ड, ठीक, सेलेक्ट अ वेरिएबल, select a variable that has the largest Cj minus Zj, that has the largest Cj minus Zj value to enter the basis, enter the basis। अगर केस 3 होल्ड कर जाता है कि Cj माइनस Zj आपका पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ उसके कॉलम में कुछ कोफिशिएंट पॉजिटिव छूट जाते हैं, तो आप उस Cj माइनस Zj को चुनो जो Cj माइनस Zj किस वैल्यू के साथ है, लार्जेस्ट के साथ है, तो लार्जेस्ट Cj माइनस Zj को चुनो। अब उसके ठीक ऊपर बैठे हुए वेरिएबल को देखो, जो वेरिएबल आपको मिल रहा है वही वेरिएबल आप बेसिस में क्या करेगा, इंटर करेगा। लेकिन अगर कोई बेसिस में जाना चाहता है तो बेसिस में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और बेसिस में ज्यादा जगह नहीं है, तो इसका मतलब किसी ना किसी वेरिएबल को बेसिस को छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। ये आपका इनकमिंग वेक्टर हुआ, और अब आप निकालोगे क्या, आउटगोइंग वेक्टर निकालोगे। लिखना इसे। अच्छा, एक और बात, जो कॉलम आपने देखा, जो कॉलम आपको इनकमिंग वेक्टर देगा उस कॉलम को हम लोग की कॉलम कहते हैं। लिखना इस बात को भी, करस्पॉन्डिंग कॉलम इज कॉल्ड द की और अथवा पाइवट कॉलम। जिस कॉलम के करस्पॉन्डेंस में Cj माइनस Zj चुना जाता है ना, उसको पाइवट कॉलम कहते हैं। ठीक, चाहे बोलो की कॉलम, वैसे तुम ज्यादा की कॉलम बोलो, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फेमस वही है। पाइवट शब्द लीनियर अलजेब्रा से आता है, एक्चुअली पूरा लीनियर अलजेब्रा के ही थ्रू कहीं और से नहीं। अगला लिखना, हम पहले कह रहे हैं बार बार वर्किंग रूल लिखने के दौरान बिल्कुल दिमाग पे ये बोझ मत लाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक कोई भी चीज तब तक नहीं समझ आती है जब तक कि उसका प्रैक्टिकल ना चालू हो जाए, तब तक हम ऐसे कहते हैं कि मेलनोफोर को कहीं मिलाओगे रंग उड़ जाएगा। तुम समझते हो रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ेगा तो कौन सा उड़ेगा, जो है वो उड़ेगा या कुछ और उड़ेगा, वो तो करके देखेंगे तब पता चलेगा। हम तुमसे कहें H2SO4, उसमें उंगली डालोगे तो हड्डियां नजर आने लगेंगी, कैसे जानोगे कौन सी हड्डी नजर आएगी? एक बार डाल के उंगली देखो तब पता चलेगा। स्टेप 5 लिखना, स्टेप 5 पांचवा स्टेप। ठीक, पांचवा स्टेप आपको आउटगोइंग वेक्टर देगा। ठीक, इसमें लिखना या हेडिंग डालो इसमें, चाहे वेरिएबल टू लीव द बेसिस, हेडिंग है वेरिएबल टू लीव द बेसिस, वो वेरिएबल जो बेसिस को छोड़ करके जाएगा। फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस each number in XP column, each number in XP column, each number in XP column is divided by the corresponding bracket में but positive, the corresponding but positive number in key column, बहुत सीधी सी लैंग्वेज लिखाएं, बहुत सीधी लैंग्वेज। सुनो, इधर आपका कॉर्नर पर कौन होगा, XP कॉलम, विजुलाइज करना।
कुछ भी XP तुम नहीं जानते XP कौन है ना, छोड़ दो। तुमसे कई क्लासेस छूटी है, तुम नहीं जानते XP कौन है, तो वो सब भूल जाओ। बस इतना करो, जो कह रहे हैं वो कुछ होता है, बस इतना ही। आंख बंद करके भरोसा करो, ड्राइविंग सीट पर बैठे, एक्सीडेंट तो नहीं होगा। सीधे सीधे इधर आपका एक कॉलम होगा, वो आपका XP कॉलम है, ठीक। जो आपको XP कॉलम मिला है, इसके बाद आपने क्या चुना, आपने चुना लार्जेस्ट CJ माइनस ZJ चुना। तो लार्जेस्ट CJ माइनस ZJ में आप चेक करो, अगर कोई भी पॉजिटिव मौजूद है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में सुधार की गुंजाइश बाकी है। और उसी गुंजाइश के लिए हम पता करें कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा, क्योंकि आने वाला तो पता चल गया। जो लार्जेस्ट CJ माइनस ZJ उसकी खोपड़ी पर बैठा हुआ जो वेरिएबल है, वही बेसिस में क्या करेगा, इंटर करेगा। अब आप XB वाले कॉलम को और CJ माइनस ZJ वाले कॉलम में जितने पॉजिटिव हैं, आमने सामने वाले को डिवाइड करो। XB के कॉलम की वैल्यू को इधर मौजूद AIJ से क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। और डिवाइड करते करते वो रेशियो आप यहाँ पर लिखते जाओ। उसमें से आप सिलेक्ट कर लेना कौन सा, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो के ठीक सामने दौड़ाओ, देखो कौन सा वेरिएबल बैठा हुआ है। मिनिमम रेशियो के ठीक सामने जो वेरिएबल बैठेगा, वही वेरिएबल बेसिस को छोड़ करके जाएगा, और उसी की जगह पर ये ऊपर वाला वेरिएबल इंटर कर जाएगा। आई बात समझ में? बस यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो तब तक जब तक सारे CJ माइनस ZJ लेस देन आर इक्वल टू 0 ना हो। प्रोसेस खत्म, इतना ही प्रोसेस लिखना। For this, each number in the XB column is divided by the corresponding but positive number in the key column. This ratio is called, this ratio इस रेशियो को कहा जाता है, this ratio is called the replacement और या फिर इसी को कहते हैं एक्सचेंज, ब्रैकेट में एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो, ठीक। The row selected in this manner, एक चीज, दिस रेशियो ना, मिनिमम रेशियो कर दो, दिस रेशियो नहीं, मिनिमम रेशियो यहाँ पर। इन दीज मिनिमम रेशियो इज कॉल्ड, इन सभी में जो आपका मिनिमम रेशियो होगा वो आपका एक्सचेंज रेशियो कहलाएगा, केवल मिनिमम वाला, ठीक। इन ऑल दीज, वर्डिंग सुधार देना, इन ऑल दीज मिनिमम रेशियो इज कॉल्ड, इन ऑल दीज हम लिखते हैं, इन ऑल दीज रेशियो, इन ऑल दीज मिनिमम रेशियो। बड़ा फास्ट हो गया इसमें, दोस्तों सुधार ही देते हैं सही सलामत। क्या लिखते हैं, इन ऑल दीज, यही लिखा है, इन ऑल दीज मिनिमम रेशियो, ये ऐसे लिखना, छोटा सा लिखा है, इन ऑल दीज मिनिमम रेशियो इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज रेशियो। उसको हम मिनिमम या एक्सचेंज रेशियो कहेंगे। हुआ, लिखना, दिस रो गिव variable, this row give the variable which leave the basis, this row give the variable which leave the basis, this row give the variable which leave the basis। हो गया, ये रो आपको वो देगा, वो वेरिएबल देगा जो बेसिस को छोड़ करके जाएगा। इतनी बात है, आप सुनो, आगे का काम क्या होगा। पता है, जो कॉलम आपको इनकमिंग वेक्टर दिया, ध्यान देना, कुछ चीजें नहीं लिख रहे, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जो कॉलम आपको इनकमिंग वेक्टर दिया उसको हम लोग की कॉलम या पाइवट कॉलम कहेंगे। तो जो रो आपको आउटगोइंग वेक्टर देगी उसको हम की रो या फिर क्या कहेंगे, पाइवट रो कहेंगे। अच्छा तुम भूल जाओ, अब की बात तुम भूलोगे, उसी में लिखना, दिस रो इज आल्सो, दिस रो इज नोन एज, दिस रो इज नोन एज, दिस रो इज नोन एज, ये रो जानी जाती है, दिस रो इज नोन एज, इसरो मत लिख लेना, नहीं कोई इसरो लिख दो, दिस रो इज नोन एज की रो, की
ये चाबी वाला की रो और पाइवट रो। दिस रो इज नोन एज की रो और पाइवट। ये रो आपकी की रो या फिर पाइवट रो कहलाएगी। और इस रो के करस्पॉन्डेंस में यहाँ बैठा हुआ बेसिस में बैठा हुआ वेरिएबल वो बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा और की कॉलम के करस्पॉन्डेंस में बैठा हुआ वेरिएबल बेसिस में आ जाएगा। सीधी सी बात ये होती है, जो आपके की रो के करस्पॉन्डेंस में वेरिएबल है वो बेसिस को छोड़ेगा, जो की कॉलम के करस्पॉन्डेंस में वेरिएबल वो बेसिस में इंटर करेगा। क्लियर हुई इतनी बात है? अब सुनो, ये बताओ, ये की रो है, इधर से की रो चल रही है और इधर से की कॉलम चल रहा है, दोनों कहीं टकराएंगे। जिस एलिमेंट पर दोनों टकराएंगे ना, की रो और की कॉलम के टकराने से जो एलिमेंट आपको मिल रहा है वो एलिमेंट की एलिमेंट कहलाता है और वही एलिमेंट आगे का प्रोसेस, आगे का काम बढ़ाएगा। आई बात समझ में? उसे लिखना, स्टार करके लिखना, स्टार बना करके लिखो, एलिमेंट प्रेजेंट। सोच रहा है उस तरह लेकर शुरू कर दिया, इसी तरह लिखना स्टार बना के, एलिमेंट present at intersection, element present at intersection position, present at intersection position of key row and key column, key row and key column, key column known as key element, known as key element। जो एलिमेंट की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पर प्रेजेंट है वही आपका क्या कहलाएगा? की एलिमेंट कहलाएगा। आखिरी स्टेप, स्टेप 7, सॉरी हाँ 6, स्टेप 6। के घूम रही ऐसे लग रहा है कुछ गलत हुआ था, नंबर ही तो था। और गणित वाले 6 को 7 कहने में कितनी देर लगाएंगे? बाद में कंट्राडिक्शंस कह देंगे, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। रियल में जाने कितनी बार मिला होगा? 6 सच में हो नहीं सकता है, तो वो 8 बन करके सामने आएगा, अब 7 छूट जाएगा। स्टेप 7, स्टेप 6 लिखना। स्टेप 6 ये है फाइंडिंग द न्यू सॉल्यूशन। हेडिंग फाइंडिंग द न्यू सॉल्यूशन, फाइंडिंग द न्यू सॉल्यूशन, नए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक, आखिरी स्टेप चल रहा है, इसके बाद न्यूमेरिकल की शुरुआत हो चुकी है। इसमें लिखना सबसे पहला काम, इफ की एलिमेंट इज 1। अगर ऐसा होता है कि आपका की एलिमेंट कितना है? 1, तो आपको उस रो, कौन सी की रो में आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक बदलाव करना है, इनकमिंग आउटगोइंग वेक्टर को बदल देना है बस। बाकी वो रो रिमेनिंग सेम, पूरी रो एज इट इज बची रहेगी। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा की कॉलम में, जैसे ये देखना, ये 2 है, ये 1 है, ये 8 है और यही आपका की कॉलम है। ठीक, तो आप एक काम करना, चूंकि की एलिमेंट कितना हो गया? 1। अगर ये की एलिमेंट 1 है तो इस रो में कोई बदलाव नहीं होगा, ये रो रिमेनिंग सेम रहेगी। बस क्या बदलेगा? यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा और ये वाला जो यहाँ पर वेरिएबल था वो बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा। अब इसको घेरा मार देना। तुम्हारा दूसरा काम ये होगा कि कॉलम में की एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने लोग हैं उनको 0 बना देना। कैसे? एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन से, जो कि तुम लोग रैंक निकालते वक्त मैट्रिक्स में खूब किए हो। आया ना? जैसे ऊपर कौन है? 2, नीचे कौन है? 1, ऊपर वाले को 0 करना है, कैसे करो? ये जो आपकी रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, सेकंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करो और पहली रो में से उसको घटा दो। आया ना? तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे R1 goes to, पहली वाली रो बदल जाएगी। किस तरीके से? R1 में से घटा देंगे 2 गुना कितने का? R2 का।
क्लियर हुआ कि नहीं? फिफ्थ ऑफ 2 1 के 2 2 में से 2 गए, ये कितना बन गया 0। ये कौन है 8, थर्ड रो में है तो थर्ड रो में बदलाव होगा। थर्ड रो में लिखेंगे R3 goes to, R3 में से घटा दिया जाएगा 8 गुना कितने का 8 गुना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर की एलिमेंट 1 है तो की रो में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि की कॉलम में उसके ऊपर और नीचे बैठे हुए एलिमेंट को एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके 0 कर दिया जाएगा। हाँ या ना? और अगर गलती से कहीं ऐसा हुआ कि ये 1 नहीं है तो मेरा पहला टास्क होगा इसको 1 बनाना, और तब की रो में बदलाव होगा। तब हम क्या कहेंगे, इस पूरी की रो में हम कितने से डिवाइड लगा देंगे 5 से, और तब ये कितना बन जाएगा 1। अब फिर हम अगला काम आगे बढ़ाएंगे, ऊपर और नीचे वाले को क्या करना 0 करना। आई बात समझ में? लिखो, इसी बात को बोल रहे हैं, बोलते चलेगा। अच्छा लिखना, इफ की एलिमेंट इज 1, अगर आपका की एलिमेंट 1 है, लिखिए नहीं तो गड़बड़ाएगा। अब तो हमको ना लिखने में भी डर लगता है और ऐसे पढ़ाने में। जब से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी चेक किए हैं, हम लिख रहे हैं बाय द फिगर बी सी दैट, वो लिख रहे हैं बाय द फिगारे बी सी दैट। वो फिगर को फिगारे करने में 1 मिनट दे रहे हैं। एक जगह लिख रहे हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो लिख रहे हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं ना कि अंग्रेजी भी बोले हम भी हैं कि गए। If की एलिमेंट इज इक्वल टू 1, मारिए चुप रहो बच्ची, रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत मार खाओगे। ना दिस इंप्लाइज दैट रो रिमेन्स लिखो, रो रिमेन्स सेम, रो रिमेन्स द सेम in the new simplex table, same in the new simplex table। अगर ऐसा हुआ कि आपका की एलिमेंट कितना है 1, तो जिस रो में की एलिमेंट पड़ा हुआ है वो रो पूरे सिंप्लेक्स नई बनने वाली सिंप्लेक्स टेबल में बिल्कुल बदलेगी नहीं, वो सेम टू सेम रहेगी। क्लियर है ये बात है? लेकिन ये तभी होगा जब आपका की एलिमेंट कितना होगा 1। आगे इफ की एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा, इफ की एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 1, अगर की एलिमेंट 1 नहीं है तो मुझको डिवाइड लगाना पड़ेगा। लिखना, देन डिवाइड ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट in the key row, divide each element in the key row, including elements in xb column, including elements in xb columns, by key element, अगर आपका की एलिमेंट 1 नहीं है तो XB वाला जो आपका रो है ये इंक्लूडिंग द एलिमेंट इन द XB कॉलम, XB कॉलम में भी जो एलिमेंट मौजूद है उसको भी मिला करके उस पूरी की रो में आप उसी की एलिमेंट से क्या लगा लो, डिवाइड लगा लो। जब की एलिमेंट 1 नहीं है और आप की एलिमेंट से ही डिवाइड लगा रहे हो तो क्या वो अब 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अब वो 1 बन चुका है। अब एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन का यूज करके उस की कॉलम में ऊपर नीचे मौजूद एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। इसे अगले में लिखना, थर्ड, बस खत्म, इसके बाद और कुछ थर्ड में। नाउ परफॉर्म एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन, appropriate row operations and make, और बनाते हैं and make each element 0 and make each element 0 और हर एलिमेंट को 0 बनाते हैं। लेकिन कौन से? की एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले, सारे नहीं, बस की एलिमेंट के ऊपर और नीचे जो की कॉलम में मौजूद हैं उनको। ईच एलिमेंट 0 इन की कॉलम,
की कॉलम, इन की कॉलम एक्सेप्ट की एलिमेंट छोड़ कर, एक्सेप्ट की एलिमेंट, एक्सेप्ट की एलिमेंट, सिर्फ की एलिमेंट को छोड़ दो बस, बाकी की कॉलम में जितने एलिमेंट हैं उनको रो ऑपरेशन लगाते हुए आप क्या बना दो, 0 बना दो। सबसे लास्ट स्टेप, स्टेप 7, रिपीट द प्रोसेस। आप ये सारा प्रोसेस ऐसे रिपीट करते रहोगे कब तक, जब तक सारे Cj माइनस Zj लेस देन आर इक्वल टू 0 नहीं हो जाते। जिस दिन वो हो गया बेस्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। तो स्टेप 7 आखिरी, स्टेप 7 इसको हम सिर्फ बोल देंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखना है। बोले ठीक है, 2 मिनट हो गए, बोले लिखना। रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस until, रिपीट द प्रोसेस until, आप इस सारे प्रोसेस को रिपीट कीजिए। कौन सा, स्टेप 3 वाले से। Cj माइनस Zj हम लोग स्टेप 3 से कैलकुलेट किए हैं, तो स्टेप 3 वाला प्रोसेस रिपीट करें। रिपीट द प्रोसेस until, तब तक all Cj माइनस Zj, until all Cj माइनस Zj are either negative or 0. Repeat the process until all Cj minus Zj are either negative or 0. क्लियर हुआ? अब आप न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, बाकी रूल खत्म हो गया। ठीक, क्या हम नहीं गए, हमको याद दिलाई तो आपने बोला था कि हमको याद दिला दीजिए। किसका? अब यही है चीज, मेरी याददाश्त कमजोर है, तुम याद दिलाओ तो हम खोजेंगे। नहीं याद होता, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर, मेरे ऊपर दवा का इतना असर है, इतना असर है दवा का ना, हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं हम कौन हैं। लेकिन आपको तो ये आप तुम ये जान लो, हाँ तुम लोगों को मजा हाँ ये तो याद रहता है कि क्या नहीं, ये भी नहीं याद होता है, ये प्रैक्टिस की वजह से बन गया है बस खाली ना। कोई चीज़ आपके आगे से तुमको यकीन नहीं होगा, रियलिटी में हम बहुत भूलते हैं, हम अपने कमरे से निकलते हैं हम खुद ही भूल जाते हैं इसलिए निकले हम अपने कमरे से, नहीं याद होता है। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे ना, अपने भूल ही गए कि हम कौन हैं, यही भूल, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे को भूलता है। और ये दवा का असर, मेरी जितनी दवा चल रही है ना उस दवा से मेरे को बहुत नुकसान है, बाल झड़ रहे हैं अलग से प्रॉब्लम चलो अब प्रॉब्लम की शुरुआत है। कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, सारी थ्योरी जो नहीं पढ़े हैं सब बराबर है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी वो भी, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी वो भी, सारे बराबर है। नोट सिस्टमैटिक बन रहे हैं इसलिए थ्योरी लिखना जरूरी था, न्यूमेरिकल देखना है। सॉल्व मैक्सिमाइज जेड, सॉल्व मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, प्रॉब्लम है 3x1 plus 5x2, 3x1 plus 5x2 और plus 4x3 plus 4x3 subject to constant 2x1 plus 3x2 और less than or equal to 8। अगला कांस्टेंट है 2x2 plus 5x3 less than or equal to 10। अगला कांस्टेंट है 3x1 plus 2x2 plus 4x3 और less than or equal to 15। ठीक, एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस x1 x2 x3 all are greater than or equal to 0। ये रहा, सारा वर्किंग रूल सब भूल जाओ। सबसे पहला काम, पहला स्टेप जो वर्किंग रूल में हम लिखा है, पहला स्टेप है दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इफ प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन। क्या ये ऑलरेडी मैक्सिमा की प्रॉब्लम है? बवाल खत्म, वो खत्म। अगला काम
यहाँ देखो B1 B2 B3 क्या इसमें से कोई नेगेटिव है? नहीं। अगर इसमें से कोई नेगेटिव होता तो इसको क्या बनाते? पॉजिटिव। किससे? माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए। आज वो भी दिक्कत खत्म। तो 2 स्टेप तो मेरे ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए। तीसरा, जितनी भी इनइक्वालिटी लेस देन टाइप की है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? इक्वलिटी में। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि ये सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे लेस देन हैं, हम उसको जरूरत केवल और केवल स्लैक वेरिएबल की पड़ेगी बस। एक स्लैक वेरिएबल पहले में, एक दूसरे में, एक तीसरे में, 3 स्लैक वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे। आई बातें समझ में? चलो लिखना इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखना इन स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन, इन स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉब्लम बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्रॉब्लम बन जाएगी। इधर लिख रहे हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, और सुनो मेरे साथ थोड़ा धीमे होकर के लिखना, पहले मुझको लिख लेने देना उसके बाद लिखना। प्रॉब्लम बन रही है 3x1 प्लस कितना? 5x2 फिर प्लस 4x3। अच्छा दिमाग दौड़ा, मेरे पास 1 2 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट और तीनों में इनइक्वालिटी कैसी? लेस देन, मतलब हम 3 स्लैक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग रूल में लिखा गया है कि जो आप स्लैक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वो अनयूज्ड रिसोर्सेज, आपको कोई फायदा कमा करके नहीं देते हैं। आपके पास सामान पड़ा है, आप उसका सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अनयूज्ड रिसोर्सेज, टाइम खूब पड़ा है, पढ़ ही नहीं रहे हो। अनयूज्ड रिसोर्सेज, मास्टर है, पढ़ ही नहीं रहे हो। अनयूज्ड रिसोर्सेज, तो इसका मतलब हम तुमको कोई फायदा कमा करके नहीं देंगे। और जब हम तुमको कोई फायदा नहीं देंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक या सरप्लस कुछ भी हो, उनका कोफिशिएंट क्या चढ़ेगा? 0 चढ़ेगा। तो ये हो गया प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सुनो इनका हाल देखो, ये कितना है? 2x1 फिर कितना? प्लस 3x2। क्या x3 है यहाँ पर? नहीं है, तो क्या हम उसकी जगह पर 0x3 लिख सकते हैं कि नहीं? और प्लस मैंने ऐड किया कितना? s1 बराबर कितना हो गया? 8। हाँ या ना? लेस देन को कन्वर्ट कर दिया कहाँ? इक्वल में। अगला देखना, यहाँ पर क्या x1 है? नहीं, तो कितना लिखे? 0x1, अगला वाला प्लस 2x2, अगला वाला प्लस 5x3, और कौन सा वेरिएबल? स्लैक, कौन सा? प्लस s2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। लास्ट वाला बोलो, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 और प्लस कितना? s3 बराबर कितना हो गया? 15। एंड लास्ट में नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, x1, x2, x3, s1, s2, s3 all are greater than or equal to 0। ये हो गई प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म। नोट करो क्या बोला? स्लैक वेरिएबल आई थी, स्लैक वेरिएबल पढ़ाते ना आई थी तो भूल गए। स्लैक वेरिएबल नहीं लिखाए हैं, ये जिन कहो बच्चे क्या स्लैक वेरिएबल क्या? हाँ तो लिखवाए नहीं है, तब यही चीज है ना, इसीलिए तब हम बताएं वीडियो देखी होगी, कही होगी 1 रेशियो का है, इसको 1.5 कर दो। बड़बड़ बोले होंगे तो आधा सुने होंगे, आधा निकला होगा। मम्मी चाय लेके बगल से निकल गई तो चाय इनके नाक के नीचे से इसकी महक गई होगी। इसका तभी और डिस्टर्ब उधर महंगी पड़ी होगी। नहीं, आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, जितनी आदत पड़ी रहेगी वही अच्छा। अदरवाइज जान लो ना दुनिया एकदम बबरंगी है, फंस जाओगे इसी में, फंसे रहोगे ना। वीडियो मिले तो कंप्लीट करो, ये नहीं कि क्यों ऐड करेंगे? अनयूज्ड रिसोर्सेज है, आपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुमको पहला चैप्टर ढंग से पढ़ी होती जो हम यहाँ क्लास में पढ़ाए थे, तो पहले चैप्टर में ये जो लिखते हैं ना, ये टोटल अवेलेबिलिटी होती है, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ या ना? जितने लोग थे 4-5 लोग ही तो आते थे शुरुआत में। ये टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, आपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। हाँ या ना? तभी तो आप लेस देन और इक्वल टू कह रहे हो। मेरे पास पढ़ने के 16 घंटे हैं, ठीक है, पढ़ने के 16 घंटे हैं। कोई मुझसे पूछे अनुभव का 1 घंटा पढ़ोगे, हम कहें यार 16 घंटे या तो 16 घंटे से कम, तो अवेलेबल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ या ना? या तो कर लेंगे
और या तो नहीं करेंगे, या तो पूरा 16 घंटे या तो 16 घंटे से कम। तो ये जितने की कमी आ रही है ना, यही अवेलेबल रिसोर्सेज हम ऐड कर देते हैं कि लो भैया ऐड कर दिया तो अब मैंने पूरा 8 घंटा इस्तेमाल कर लिया। आई बात समझ में? तो ये प्लस आई होता है, प्लस। और ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है ना, ये एक्सेस ऑफ होता है। तो एक्सेस नहीं चलना, बराबर वाले पे चलना, तो घटा देते हैं। हर बात बताए हैं, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता कि मतलब आप छिपाए हुए इसका। हाँ यही है ना। जाएंगे अब भाग में सारे सर आ जाएंगे 11 17। सुनो अगला सुनो, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बता रहे हैं। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, सबसे पहले बात इनिशियल, मोटे मोटे तौर पर जो आप सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना, वो आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन होता है। ये बताओ कितने वेरिएबल है इनके, बताओ कितने वेरिएबल है? 6 वेरिएबल। इक्वेशन कितने? 3। वेरिएबल की संख्या 6, इक्वेशन की संख्या 3, मतलब अननोन है 6 और शर्तें हैं केवल 3। बवाल है कि नहीं है? बहुत नाइंसाफी है ना। तो ये गड़बड़ी आ गई। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होते तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेते। इंटर तक यही तो करते आए हैं हम लोग। क्या करते थे, एक्स वाई में इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक बार एक्स को एलिमिनेट कर दो, एक बार वाई को, तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। यही अपना बेसिक आइडिया है। इसी बेसिक आइडिया पर काम करते हैं। मेरे पास आज की तारीख में वेरिएबल की संख्या कितनी? 6 और इक्वेशंस की संख्या कितनी? 3। एक्सेस कितना हुआ? 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। 3 वेरिएबल एक्सेस आ रहे हैं। ये जो 3 वेरिएबल एक्सेस आ रहे हैं ना, इनकी वैल्यू सेट कर दो कितना? 0। जबरदस्ती सेट कर दो 0, क्योंकि हम मोटे तौर पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो 3 वेरिएबल कौन से 0 सेट होंगे वो सुनना, वो बता दें। बराबर के लेफ्ट साइड में जो है उसी को बचाए रखना। बराबर के लेफ्ट साइड में जो है उसको बचाए रखना। तो बराबर के लेफ्ट साइड में कौन है? S1 बचाना, S2 बचाना, S3 बचाना, X1 X2 S3 इनको क्या सेट कर दो? 0 कर दो। तो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप में टेक X1 बराबर X2 बराबर X3 बराबर 0। तो इनिशियल सॉल्यूशन क्या मिला? इनिशियल सॉल्यूशन मिला S1 बराबर 8, S2 बराबर 10 और S3 बराबर 15। यही आपका इनिशियल सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड नहीं है, इनिशियल। क्लियर हुआ? चलो लिखना इसको। हेडिंग डाल देना, इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप। इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप। number of variable is equal to 3 is less, sorry 6 is less than number of equation। ठीक, so take x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 0। जितने एक्सेस हुए उन्हीं को आप क्या कर दो? 0 कर दो। जो बचा वो देखना। b get s1 बराबर 8, s2 इज इक्वल टू 10, s3 इज इक्वल टू 15। ये आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, इनिशियल। और पता है S1 S2 S3 ये आपके बेसिक वेरिएबल बन गए। S1 S2 S3 ये आपके बेसिक वेरिएबल बन गए और ये आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बन गया। ठीक, सो S1 S2 S3 आर बेसिक वेरिएबल। अब हम करेंगे टेबल सेट। चलो टेबल सेट करते हैं, बस इतने काम के बाद हम टेबल सेट कर लेंगे तुरंत। अब पहले पूरा लिखिए, कम मिटाएं, क्योंकि टेबल के लिए मुझको सब की जरूरत है। फटाफट करते रहो, 11:40 तक समझा मैं सॉल्यूशन नहीं होता, खाली टेबल बनेगी, टेबल को समझाना है बस। क्या 11:40 हो गया? 11:20, अभी 20 मिनट पूरा मिटा है, हो गया सबका। हेडिंग डालो फटाफट, इनिशियल टेबल। हेडिंग डालो, हेडिंग इनिशियल टेबल। और सारे लोग अपने डेटा पर निगाह बनाए रखें। इनिशियल टेबल बड़ी हेडिंग। सबसे पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम CB, पहला कॉलम CB। दूसरा कॉलम कौन सा? स्मॉल b। ये कैपिटल है। हाँ,
दो बी है यहाँ पर, कैपिटल बी ये होता है वेरिएबल इन बेसिस। अगला कौन होता है स्मॉल बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स बी, और एक्स बी के ठीक ऊपर कौन सी जे। कितने वेरिएबल है 6, उसको यहाँ लिखते हैं x1 x2 x3 s1 s2 और कितना s3। ठीक, अच्छा ये बताओ, सुनो ध्यान देना, इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट कितना है, सामने है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का 5, x3 का 4 और बाकी का 0। तो पहला यही सेटअप होगा, यहाँ पर कितना 3, फिर 5, फिर कितना 4, 0 0 और कितना 0। बेसिस में कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, बेसिस में s1 s2 s3, तो उनका कोफिशिएंट देखना। कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल कितना 0। ये कितना हुआ 0 0 0, आया ना। ये कोफिशिएंट किसका था s1 का, ये किसका था s2 का, ये किसका s3 का। s1 की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, s2 की वैल्यू 10 आई है, s3 की 15 आई है, आया ना। आओ यहाँ पर कोफिशिएंट बोलो, x1 का 2 0 3, तो देखो 2 0 3, अगला बोलना 3 2 2 3 2 2, अगला कौन होगा 0 5 4 0 5 4। s1 केवल पहले में है और नहीं है, तो 1 0 0, s2 केवल दूसरे में है बाकी में नहीं है, 0 1 0 0 0 1। पता है जो वेरिएबल बेसिस में जाते हैं ना उनके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम आते हैं। देखो s1 s2 s3 बेसिस में आए तो आइडेंटिटी का पहला कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा और तीसरा। यही पहचान कौन वेरिएबल बेसिस में जा रहा है, ये पहचानना ना, तो खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम खोजो बस। जहां जिनके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम होगा वही लोग बेसिस में इंटर कर चुके होंगे। क्लियर हुआ, ये टेबल सेटअप करो। यहां हम बनाएंगे क्या zj, और इसके नीचे बनाएंगे हम cj माइनस zj। चलो बनाओ टेबल फटाफट, यही टेबल सॉल्यूशन सेटअप है। सुनो इधर ध्यान दो सारे लोग। अच्छा वापस आओ, चलो 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 इधर इधर कैलकुलेट करें। आओ जेड निकालते हैं, बोलो जेड कैसे निकलता था, हम बताए थे। जेड कैसे निकलेगा, सुनो जो लोग क्लास में नहीं थे बोलो। इस कॉलम को मत छोड़ना ना, ये तारणहार है, इसको पकड़े रखना। और ये जिनके नीचे जेड निकालो, यहाँ आप Z1 निकालोगे, यहाँ Z2, यहाँ Z3, यहाँ Z4, यहाँ Z5, यहाँ Z6। तो देखना ऐसे करस्पॉन्डिंग्स में मल्टीप्लाई करना। 2 into 0 कितना आया 0, प्लस 0 into 0 0, प्लस 3 into 0 0, कितना हुआ। तो आपका Z1 कितना आ गया 0 आ गया। इस कॉलम को छोड़ना मत, अगले में शिफ्ट हो जाओ। बोलो 3 into 0 0, 2 into 0 0, 2 into 0 0। ये 0 है ना, तो सारे 0 ही आते हैं। तो ये भी आपका कितना होगा 0, ये भी कितना 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी। जेड आपके सारे कैसे आ गए 0। सवाल था सीजे माइनस जेड कौन होगा, बहुत आसान। ऊपर कौन बैठा है सीजे, नीचे कौन बैठा है जेड। तो C1 माइनस Z1 बताओ मेरे को 3, C2 माइनस Z2 5, C3 माइनस Z3 4, C5 माइनस Z5 सॉरी C4 0 0 0। ये बताओ क्या सारे सीजे माइनस जेड नेगेटिव हैं, नहीं। क्या सारे 0 हैं, नहीं। कुछ 0 है कुछ पॉजिटिव है, मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें से लार्जेस्ट सीजे माइनस जेड पहचानो, लार्जेस्ट। सारे लोग कंसंट्रेशन की बनाए रखो। लार्जेस्ट कौन है 5, जैसे लार्जेस्ट 5 दिखा इसके नीचे एरो लगाओ, ये आपको देगा इनकमिंग वेक्टर। की कॉलम मिल चुका है, इनकमिंग वेक्टर कौन बनेगा, इसके ठीक ऊपर चलो, कौन सा वेरिएबल नजर आए x2, x2 बेसिस में इंटर करेगा। तय हो गया, मुश्किल काम आसान है। चलो ये आपको मिला की कॉलम, की कॉलम क्योंकि ये लार्जेस्ट सीजे माइनस जेड दे रहा है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ, इनकमिंग वेक्टर क्या हुआ x2, ऐसे नीचे लिख रहे हैं x2 इंटर द बेसिस,
टेबल के नीचे ही लिख रहे हैं। x2 एंटर द बेसिस, x2 बेसिस में एंटर करेगा। अगला काम क्या करेंगे, आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालेंगे, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। अब इधर कॉलम बना रहे हैं, इधर कॉलम बनाना मिनिमम एक्सचेंज, ऐसे शॉर्ट में लिखना है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। कौन होता है, ये होता है एक्सबी, एक्सबी वाला ये वाला कॉलम, एक्सबी डिवाइडेड बाई कौन बेसिस में एंटर कर रहा है, x2, एक्सबी डिवाइडेड बाई x2। चलो चेक करो एक्सबी कितना है, सारे लोग इधर देखो, 2 मिनट रुको। एक्सबी कितना है, 8 है। अब इसके ठीक सामने की कॉलम में कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ये आपका हुआ 8/3। अच्छा ये बोलो कितना है, 10, यहाँ कितना है 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 5 आ गया। ये कितना है 15, ये कितना है 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7.5 आ गया, आया ना। सबसे छोटा कौन है, 8/3, 3 दूना 6, तो 2 पॉइंट समथिंग, और ये तो सीधे 5 है, तो ये रहा आउटगोइंग। अब देखो इसके सामने कौन सा वेरिएबल है, S1, S1 लीव द बेसिस, x2 इंटर द बेसिस। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये आपकी की रो हो गई, की रो। और यही लिखते हैं S1 लीव द बेसिस, S1 लीव द बेसिस। जरा देखो की रो और की कॉलम कहाँ टकरा रहे हैं, वो देखो, की कॉलम की रो कहाँ टकराएंगे, 3 पर, तो ये आपका कौन बन जाएगा, की एलिमेंट बन जाएगा। की एलिमेंट, क्या की एलिमेंट 1 है, नहीं, तो नई बनने वाली टेबल में पहले 2 काम करेंगे। पहला काम S1 को बाहर निकालेंगे, उसकी जगह किसको बैठाएंगे, x2 को बैठाएंगे, x2 को बैठाएंगे, पहला काम। कोफिशिएंट में सुधार करेंगे, S1 का कोफिशिएंट कितना था, 0, लेकिन x2 का कोफिशिएंट कितना है, 5, वो सुधार करेंगे। उसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, की एलिमेंट को क्या करेंगे, 1, उस 1 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने लोग हैं उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और ये 1 बनेगा। इसको 1 बनाने के बाद नीचे वाले को क्या बनाएंगे, 0। यही प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस है, 3-4 टेबल बनती है अच्छी खासी। चलो देखो एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। एक को अगर तुमने थ्योरी इधर उधर की ना, एग्जाम में नंबर बढ़ा देगा, नहीं होगा। हमको ये सवाल कोई लगाने को कहे ना, हमको ये सवाल लगाने के, हम घड़ी की देखने में मैडम 7 मिनट में सवाल लगा के किनारे कर देंगे। स्पीड मायने रखती है जी, तुमको समझा रहे इसलिए इतना धीमे लगा रहे हैं, तब 1 घंटा 20 मिनट की क्लास वहाँ हो जाती है। हमको लगाना 7 मिनट में हम टेबल वेबल बना के अच्छी हैंड राइटिंग में किनारे करेंगे, गंदौरी नहीं। स्पीड बड़ी मायने रखेंगे, और इसीलिए तो वर्किंग रूल लिखा है, क्लियर रहे एकदम, होने क्या वाला है वो आपको पता, फटाफट फटाफट आप कैलकुलेट करो। अब उजाला सर अगर कॉपी किताब छोड़ करके जाना होगा तो भाई कुछ और, फिर तो कॉपी किताब छोड़ेंगे, नोट करो तो आगे बढ़े। हाँ मतलब एग्जाम देने आओ, चलते रहो। बोले की एलिमेंट ऐसे लिखना, की एलिमेंट does not equal to 1, so for new table, हम सारा ऑपरेशन यहीं किनारे बता देंगे। so for new table, नई टेबल के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन होगा वो ध्यान देना। नई टेबल के लिए सबसे पहला काम होगा R1 new, R1 new मतलब पहली वाली नई रो कौन सी होगी, R1 new इज इक्वल टू, ये होगी R1 old, पुरानी वाली पहली रो डिवाइडेड बाई किससे, 3, उसी की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो ये बताओ 3 से डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, 1 बन गया कि नहीं। अब ये मुझको कितना नजर आना चाहिए, 1, और ये बताओ नीचे कौन है, 2, इसको 0 करना है। कैसे करेंगे, नई बनी हुई रो में 2 का मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में से घटा दो, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर R2 new इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, R2 ओल्ड में से पुरानी वाली सेकेंड रो में से घटा दो 2 गुना R1 न्यू का, नई वाली पहली बनी हुई फर्स्ट रो। हाँ यार ये दिखाने का तरीका एग्जामिनर को भी एकदम क्लियर हो जाए कि आपका नॉलेज बहुत सही है, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है कि आपकी कुछ गड़बड़ी नहीं थी। वरना वो अगर समझ बैठा है कि तुमने बगल वाले की कॉपी से छापा है तो कितना नंबर कहाँ से उड़ाएगा तो कोई नहीं जानता। MSc में एक महीने का उड़ाया ना, और वो करिए सर ऑपरेशन कहाँ लिखे जाते हैं, अब जब कुल किताब उठाओ कि कुल में ऑपरेशन लिखा जाए, एक को जगह ऑपरेशन नहीं बताना, कौन काम कर रहे हैं। यहाँ भी 2 है, सेम ऑपरेशन इसके लिए R3 न्यू, कुछ
लोग तुमको मिलेंगे वो कहेंगे नहीं लिखा जाता, इतना मत लिखना, कुछ ना करना, ये याद रखना, नंबर तुमको लेना है, एग्जामिनर को देना है। लेने में रिलियाना पड़ता है, नहीं भैया दे क्या, अब देने में मेरी मर्जी, नहीं देंगे, बात खत्म। तो एग्जामिनर जो है ना उससे तुमको नंबर लेना है। दो ही तरीके हैं लेने के, या तो वहां लिखो सर पापा मम्मी की तबीयत बड़ी खराब रहती है, पास कर दे, नहीं गोमती में हराए पड़ेंगे, वो लिखो। और दूसरा तरीका आप इतने बेहतर तरीके से लिखो नंबर काटने की जगह ही ना बचे, तो दूसरा बेहतर है, पहला नहीं बेहतर है, क्योंकि किताब में तुम्हारी शक्ल नहीं उभर करके आएगी। R3 न्यू इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, R3 ओल्ड में से आप घटा दो 2 गुना R1 न्यू। आप ये काम ऑपरेशन लिखो, बस नई टेबल सॉल्यूशन सेटअप करो। नई टेबल बनाए, सारे लोग निगाह डालेंगे, तुम नई टेबल बनाओगे, हम तो पुराने से काम करेंगे। सुनो, किसने बेसिस को छोड़ा, S1 ने बेसिस को छोड़ा, तो S1 को तो मैंने किया बाहर, S1 बाहर जाएगा तो अपना कोफिशिएंट साथ लेकर के जाए, इसकी जगह पर कौन बेसिस पे एंटर करेगा, x2, तो इधर आ गया x2 और उसका कोफिशिएंट कितना आ गया, 5 आ गया। हाँ या ना, पहला ऑपरेशन है कि इस पूरी वाली पहली रो में आप कितने से डिवाइड करा दो, 3 से। बोलो ये कितना हो जाएगा, 8/3, ये कितना हो जाएगा, 2/3, और ये कितना हो जाएगा। अब ये घेरा हट जाएगा, लेकिन हम घेरा जानबूझ कर करके पता लगे तुम्ही ही जगह पर 1 बैठे थे, तुम्हारी जगह की एलिमेंट था। ये कितना 0/3, 0, 1/3, ये 0, ये 0, कोई फर्क नहीं। अगला काम सुना, इधर भूल जाओ कि ये दुनिया बसी थी, छूट गया। अब इधर एक काम करना, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में से घटाना है, 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, लेकिन सिर्फ यानी पूरी रो में करना है। बोलो 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16/3, 10 में से घटा दो, 10 - 16/3, ऐसा करो चाहे करो 30/3, 16 4 20 10 30, 14/3। सही कहा या गलत कहा, सही है। अगला काम सुनना, अगला इधर कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4/3, नीचे घटाओ कितना हुआ -4/3। हाँ या ना, 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, ये कितना रहेगा 5, 2 1 के 2, 2/3 और 0 में से घटाओ -2/3, ये 1 ये 0, कोई बदलाव नहीं। अगला काम सुनना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले में से घटाना है। बोलो 8 दूनी 16/3, 15 में से 16/3, 15 - 16/3। हाँ या ना, तो हम इसको करें ऊपर नीचे 3 से 16 किया, अच्छा सॉरी 15 है, तो 15 दिया 45, ये हो गया 45/3 - 16/3, तो 16 4 20 10 30 10 40 5 45, 10 10 20 9 29, 29/3। सही है गलत, सहमत हो सारे लोग। अगला काम सुनना, 2 दूनी 4, 4/3, 3 में से घटाओ 3 - 4/3, 3 - 4/3, 3 3 करना हो 5/3। हाँ, ये वाला कितना 0, इधर 4, इधर -2/3, इधर 0, इधर 1। अब ये नई टेबल है, अब इस घेरे को मिटा देंगे, अब ये घेरा खत्म। अब सुनो, ZJ भी नए सिरे से कैलकुलेट करेंगे, CJ - ZJ भी नया कैलकुलेट। ये नई टेबल है जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, न्यू टेबल ये, और वही काम इस नई टेबल में होगा। समझे कि नहीं समझे, वही नया काम इसमें भी होगा, कोई इधर तो नहीं। चलो बनाओ टेबल। उम्मीद करें कि आगे का काम धीमे धीमे टेबल का कर सकते हो। क्या करना है बताएं, सुनो, फिर ये कॉलम छोड़ना मत, एक बार फिर सुनो, टेबल तुम लोगों को बनाना होगा। अभी फिजिक्स वाले सर आ जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। इस कॉलम को पकड़ो, हाँ या ना, इस कॉलम को पकड़ो, कौन सा, ये वाला। बोलो कितना हुआ 10/3, बाकी 0, 10/3, इधर बोलो 5, अब की बार बोलो 0, अब की बोलो 5/3, अब की बार कितना 0, अगले में कितना 0, और यहाँ कैलकुलेट करो CJ - ZJ, देखो कितना आता है 3 - 10/3, 3 3 का 1/3, नेगेटिव बना कि नहीं बना। ऐसे ही धीमे धीमे नेगेटिव होते जाएंगे, और जिस दिन सारे नेगेटिव या 0 हो गए उस दिन बेस्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। क्लियर हुआ। अगला बोलो 5 - 5 0, 4 - 0 4, पॉजिटिव आया, अभी सुधार बाकी है। 0 - 5/3, ये 0 और ये 0। फिर तुम क्या करोगे, लार्जेस्ट पॉजिटिव
नया की एलिमेंट देगा, कौन होगा? इनकमिंग वेक्टर x3, उधर आप मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो। प्रोसेस लंबा है, नहीं होगा ना परेशान ना होना, बस खाली ग्रुप बना के उसको दे देना, हम सवाल लगवाएंगे, ठीक है। नई टेबल में ये रेशियो मत लिखना, नई टेबल में नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करें कि इतनी टेबल तक लिखे। अच्छा, कुछ और आगे मत बढ़ाना काम, इतनी टेबल तक ही इसको काम को रखना। हम वीडियो अपलोड करेंगे जो, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी फिर से, ठीक है। इसी पर रोकना पड़ेगा 40।